हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर पे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वही सेम चैप्टर क्लास 12th का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इवन मैंने बेसिक्स का भी वीडियो डाल रखा है चैप्टर 4 का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये हो सकता है समझ में आए और ज्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो भी आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के सिंगल पावर के ऊपर। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जिस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है। यानी सिंपल भाषा में, जिस भी केमिकल का रेट, जिस भी रिएक्शन का रेट, ठीक है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करे, वो भी सिंगल पावर पे, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज द रिएक्शन वी आर टेकिंग इज फ्रॉम रिएक्टेंट R टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट P। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर लिया है एक रिएक्टेंट R है जो प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, तो चलो इसी को ले लेते हैं अपन। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूं। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, change in the concentration of reactant with respect to time is the rate of reaction, and from rate law we have already learned that the rate of reaction is equals to the rate constant times the concentration of reactant raised by the power of their order of reaction। सिंपल भाषा में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो ये होता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी माइनस dr by dt इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट टाइम्स यानी k टाइम्स the concentration of reactant to the power order of reaction, जहां पर n क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा हूं ना भाई बार बार, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 1 ना हुआ, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसमें अगर पुट अप करें तो माइनस dr by dt इज इक्वल्स टू k इंटू आर का पावर 1, यानी ये हो गया माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ r। यानी यहां पर से एक चीज तो ये पता चल गई कि जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर लीनियरली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो यहां पर से क्या पता चल रहा है कि लीनियरली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो यहां पर से। ठीक है, यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो ग्राफ बनेगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींचने का ट्राई करता हूं, थोड़ा सा और, थोड़ा 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 और। ठीक है, तो ध्यान देना ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है ना, स्ट्रेट लाइन, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है ये। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो हम लोगों ने यहीं पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे को वहां से मिला था, ध्यान देना, मेरे को वहां से मिला था माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करने के लिए ट्रांसपोज करूंगा, तो मैं इसको ले आता हूँ आर आर को एक साइड, यानी डी आर बाय, ये आर इधर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस चल देता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए करके। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आप इसको पॉज करो, अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लो। ठीक है, और अगर देख चुके हो तो अच्छी बात है। चलो कंटिन्यू करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब यहां पर ध्यान देना, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन देखो, नॉर्मली x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है x dx का, क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 बाई एक्स डी एक्स है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x यानी log x। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ln यानी log x, तो x तो नहीं,
x की जगह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ r है तो r आ जाएगा। वैसे ही k इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और प्लस भूल चूक माफी c, ठीक है, तो ये माइनस बाहर। तो मेरे को फाइनली मिला माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी प्लस सी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, दिस वन बी इक्वेशन नंबर 2। तो वन कौन सा है, तो वन ये वाला है आपका, ठीक है, ये वन है आपका, जो कि यहीं पर मैंने ऊपर में लिख रखा है, ये यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो अब मेरे को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ सी, तो कैसे करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी टाइम जब जीरो था, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, पिछले बार भी हम लोगों ने लिया था इनिशियल आर नॉट, जो कि सबसे फाइनल होता है, मतलब सबसे फुल होता है एक्चुअल में, तो इसमें आप पुट अप कर दो, तो माइनस एल एन, आर की जगह क्या आएगा, आर नॉट आ जाएगा, तो आर नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी की जगह में क्या आएगा, जीरो, तो जीरो प्लस सी की जगह में क्या आएगा, एक मिनट, सी की जगह में क्या आएगा, सी तो सी रहेगा, क्योंकि सी की तो वैल्यू निकालनी है, तो माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू जीरो, जीरो जीरो प्लस सी, सी, तो सी की वैल्यू क्या मिली, सी की वैल्यू मिली मेरे को माइनस एल एन आर नॉट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करो, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से मिलेगा एल एन आर इज इक्वल्स टू के टी, सॉरी सामने माइनस भी है, तो माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी, और प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल एन आर नॉट, तो प्लस माइनस माइनस एल एन आर नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा लिटरली अरेंज कर दूं, अरेंज कैसे करूं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके कर दूं, तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एल एन आर, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूं मैं, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये कैसे आया, तो ध्यान देना इधर, ये कैसे आया, इसमें क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 4 में माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो देखो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस किया है और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर ये हो गया 5, तो मैं इक्वेशन नंबर 5 को यूज करके ग्राफ प्लॉट करूंगा, कैसे, तो सेम कंपैरिजन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y की जगह में क्या आएगा, एल एन आर, यानी y एक्सिस में आ गया आपका एल एन आर, ठीक है, x एक्सिस में क्या आएगा, x एक्सिस में t है, तो x एक्सिस में आ गया टाइम। नाउ c क्या है, इंटरसेप्ट है, एल एन आर नॉट, प्लस में है यानी ये ओरिजिन है, तो प्लस से यानी इससे ऊपर आएगा, तो इससे ऊपर मान लो यहाँ पर है कम से कम कहीं पर, ठीक है, याद रखना। और ये जो वैल्यू बच गई, ये वैल्यू उसी के बराबर होगी एल एन आर नॉट के, ठीक है, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक। अब ये इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू mx प्लस ये है कि स्ट्रेट लाइन का, किसका इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो यानी कि यहाँ पर से जो पॉइंट से जो भी लाइन खिंचाएगा वो स्ट्रेट होगा, अब वो सीधा जाएगा, वो ऊपर जाएगा कि वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, स्लोप क्या है यहाँ पर, माइनस के, यानी स्लोप के वजह से ये जाएगा नीचे जाएगा, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर जो स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप का वैल्यू आएगा माइनस के, आगे समझ में आपको, ठीक है, तो ये इतना क्लियर है आपको, फिर ये ठीक, तो ये समझ में आ गया, तो ये अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अपने को लास्ट में इक्वेशन क्या मिला था, यहां से एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ये मिला था आपको यहां से, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि एल एन आर नॉट को उससे ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक, तो ये मिल गया एल एन आर, प्लस वाला इधर आया तो माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, नाउ माइनस साइन से सब में मल्टीप्लाई क्या है, ये हो जाएगा माइनस एल एन आर प्लस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू के टी, इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये इतना रुका नहीं है, रुको, अभी हम लोग को तो एल एन सॉल्व करना नहीं आता, तो हम लोग एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2.303 से। अब ये क्या होता है, एल एन होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, ठीक है, और हम लोग जो लॉग यूज करते हैं वो होता है लॉग टू द बेस 10, ठीक है, तो लॉग टू द बेस ई और लॉग टू द बेस 10 जो होता है वो दोनों में अंतर होता है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते, हम लोग को वैल्यू देखना नहीं आता, तो हम लोग इसको देख के सॉल्व करते हैं, जो कि वैल्यू होती है 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एल को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2.303 लॉग आर नॉट माइनस यहाँ पर भी 2.303 लॉग आर इक्वल्स टू के टी। ना 2.303 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 2.303 कॉमन निकल के अंदर बचा लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर
इक्वल्स टू के टी। ना 2.303 को उधर ट्रांसपोज कर दो या रहन दो, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देकर सुन लो अभी इधर। तो 2.303 लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग आर नॉट बाय आर, ठीक, लॉग आर नॉट बाय आर, ए माइनस बी तो ए बाय बी इक्वल्स टू के टी। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, तुमको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, लेटर सपोज मेरे को के की वैल्यू निकालनी है, तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, लॉग आर नॉट बाय आर, या फिर अगर मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है तो वैसी आएगी 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नॉट बाय आर, ठीक है। तो ये आपको दोनों वैल्यू यहां से मिल गई, ये आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो इक्वेशन था अपना ये वाला, अगर मैं यहीं पर लॉग लगा दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, देखो ध्यान से, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, मैं ये इतना हो गया आपका, चलो ध्यान देना, यहाँ पर ln की जगह लॉग लिखूंगा तो ये आएगा 2.303 लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग आर नॉट, ठीक है ना, 2.303 हर जगह है तो 2.303 से सब में डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर नॉट, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो तो पे चेक करो तो एक बार। यहाँ पर मैंने क्या किया, ln की जगह, यहाँ पर ln की जगह लॉग लिखा तो 2.303 लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ln की जगह लॉग लिखा तो 2.303 लॉग, ना सब जगह 2.303 है, बस केटी में नहीं है, तो मैं क्या किया, सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो जहाँ यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो क्योंकि यहाँ पर कटने के लिए है नहीं तो नीचे रुक जाएगा, वैसे यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा तो ये और ये भी कट जाएगा, तो बचा सिर्फ ये। अब ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या था, 6, इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 6 सही है, तो इक्वेशन नंबर 6 का ग्राफ प्लॉट करो वैसे ही सेम, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, तो y की जगह में आ जाएगा log r, ये y एक्सिस में आ गया log r, वैसे ही x एक्सिस में क्या आ जाएगा, ध्यान रखना x एक्सिस में अगर तुमको यहाँ पर चूज करते नहीं बनता तो मैं आपको बता दूं, एक्सिस में हमेशा वही चीज रहता है जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट कभी एक्सिस में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है भैया, 2.303 वो भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन, t, ऑब्वियसली t ही वेरिएबल होगा, टाइम, अगेन सिर्फ फिर से इंटरसेप्ट देखो, प्लस लॉग आर नॉट है तो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का वैल्यू है लॉग आर नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर स्लोप क्या है, तो माइनस के अपॉन 2.303, स्लोप क्या है, माइनस के अपॉन 2.303, तो अब स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो अगेन फिर से क्या होगा, वो फिर से क्या होगा, कम होगा वो, ठीक है, फिर से क्या होगा, वो कम होगा, कम मतलब नीचे की तरफ आएगा, फिर से किस तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, आया समझ में नहीं आया, जैसे इस ऐसे आएगा वो, ठीक, ऐसा आएगा वो, हालांकि नीचे वाला टच नहीं होगा, याद रखना, ये नीचे यहाँ पर ये टच नहीं होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डिक्रीज होगा, क्यों डाउनवर्ड डिक्रीज होगा, क्योंकि के की स्लोप की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर से अगर तुम स्लोप फाइंड आउट करते हो तो स्लोप तुमको फिर से मिलेगा माइनस के अपॉन 2.303, इस बार स्लोप ध्यान रखना माइनस के अपॉन 2.303 भी है, ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक। अब ये टी को याद रखना, टी की वैल्यू क्या है, 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर, क्योंकि अगला टॉपिक रहेगा हाफ लाइफ पीरियड से। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है या हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि एक केमिकल रिएक्शन को एग्जैक्टली आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड, और रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, ये टी और ये छोटा सा हाफ 1/2, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, मतलब जितना रिएक्टेंट के पास पहले वैल्यू रहा होगा, मान के चलो अगर उसके पास 50 था तो उसका जस्ट आधा यानी 25 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, वही उसका हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। अगर उसके पास 100 था तो एग्जैक्टली आधा यानी 50 होने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका टी हाफ कहलाएगा, तो बस वही टी हाफ अपने को कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इक्वेशन में लिख दूं, इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाय R। ना अगर मेरे को हाफ लाइफ पीरियड निकालना है यानी फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड टी क्या होता है, टी हाफ हो जाएगा कब, जब फाइनल रिएक्टेंट जो होगा वो इनिशियल रिएक्टेंट के आधा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या है, फाइनल रिएक्टेंट,
आर नॉट क्या इनिशियल रिएक्टेंट, तो फाइनल रिएक्टेंट इनिशियल के क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो, तो टी की जगह आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग आर नॉट की जगह में आर नॉट, बट आर की जगह आ जाएगा आर नॉट बाय 2, आर नॉट बाय 2, ये 2 ऊपर चल देगा, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग आर नॉट इंटू 2 पर चला गया अपॉन आर नॉट, आर नॉट कैंसिल, लॉग 2 बचा, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग 2। ठीक है ना, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, 0.3010 ये होती है लॉग 2 की वैल्यू। अब लॉग 2 की वैल्यू तो मिल गई तुम लोगों को, अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693। अगर आपको डाउट है तो आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं थोड़ा भरोसा है तो फिर रहन दो भैया वैसे करके देख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक बार करके देख ही लेना, पता चला फिर बाद में बोलोगे, एक बार करके देख ही लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान देना भैया। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो ये टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू क्या मिली, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये क्लियर हो गया, इतने में किसी को कोई दिक्कत है कुछ भी, जितना अपन अभी पढ़े हैं इसमें। ठीक है, होपफुली आपको समझ में तो आ गया होगा मेरे हिसाब से सारा चीज। ठीक है, तो इसमें पैनिक होने वाला कोई चीज है नहीं। अच्छा, एक बात यहां पर याद रखना, ध्यान से सुनना, कि यहां पर देखो आप, ये जो टी हाफ है, यानी हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसमें कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जिक्र नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मूला में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है क्या, नहीं है। यानी कि जो हाफ लाइफ पीरियड होगा, यहाँ लिखा है मैंने हाफ लाइफ पीरियड, जैसे ध्यान देना, सुनना इधर, टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकाला है हम लोगों ने, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। वैसे ही जब हम लोगों ने फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जब हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला था तो अपने को वैल्यू क्या मिला था जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय 2k। ठीक है, यही वैल्यू था मेरे हिसाब से, क्या चीज का, टी हाफ का। अब यहां पर ध्यान देना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट इसका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देख लो आप फॉर्मूला, ठीक है, ये थोड़ा उठांग है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको बोल सकते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी लीनियरली, यानी पावर 1, बट उसका जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता उसका हाफ लाइफ पीरियड, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं मैं आपको, बहुत एग्जाम में बहुत गंदे टाइप से फंसाता है इसको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको गलती करके आते हैं, उन लोग क्या याद करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अरे भाई, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, हाफ लाइफ टाइम पूछा है, ध्यान देना, हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ, तो टी हाफ जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है, उल्टा फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें, ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या एग्जांपल्स है, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, मेनली 3 डिस्कस करूंगा, और वो तीनों एग्जांपल्स आप उसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता ही है वो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, उसके ऊपर थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, सुनना इधर ध्यान से, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जितने भी ऐसे प्रोसेस होंगे या ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो रहा है, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस डिपेंड करता है कि उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी डिकम्पोज होगा। अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो रेट भी कम होगा और धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, ये
डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन मैं बता देता हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, जब ये डिकम्पोज होता है क्या क्या में, पानी और ऑक्सीजन में, तो ये भी एक टाइप का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी, जो ये सिलेक्टेड एग्जांपल्स है, ऐसे होने के लिए दुनिया में तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जांपल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C2H4। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देना, C2H4 ये होता है C2H4। ठीक है, ये हो गया C2H4। इसमें जब हाइड्रोजिनेशन करूंगा मैं, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड करूंगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन चल देगा। ठीक है, तो क्या बनाया ये बनाया C2H6। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये भी इवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आप इसका मतलब ये नहीं बता सकते किसी भी रिएक्शन को देखकर कि अगर एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, इससे पहले वाला रिएक्शन देखो, ठीक है, इसमें एक रिएक्टेंट प्रेजेंट था, तो तुम लोग दिमाग में सोच लियोगे कि हाँ भाई एक रिएक्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट है, एक इथीन भी है और एक हाइड्रोजन भी है, बल्कि यहाँ पर उल्टा प्रोडक्ट एक है, तो कैसे करोगे इसको? और रेट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर रेट लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना, वहीं से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है, तो उसको कैसे करोगे? तो ऐसा कभी दिमाग में मत सोचना कि जितना रिएक्टेंट होगा उतनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पहला मैं आपको समझा देता हूँ, इन चारों को आप डेफिनेटली बना लेना, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने छांट के निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्यों रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 40 मिनट लगता है 30% कंप्लीट होने में, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा? ठीक है, अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 20 मिनट लगता है 25% कंप्लीट होने के लिए, तो उसको 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये प्रूफ करो कि उसको 99% कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है, यानी 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो डबल होगा उसको 90% कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम के लिए, यानी उसको 90% में जितना भी टाइम लगेगा उसका डबल टाइम उसको लगेगा 99% कंप्लीट होने में। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और इसको प्रूफ करना है, ऐसा होता है करके, समझ में आया? प्रूफ करना है भैया उसको। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स थे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, यहाँ तक कि मैंने आपको उसका एग्जांपल बता दिया, ग्राफ्स बता दिया और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं। पैनिक मत होना, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं बनता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी दे रखा है, जीरो ऑर्डर में भी मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, तो वो 2 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जैसे इसमें 4 दिया है तो इसमें 4 को प्रैक्टिस कर लेना और कर ही लेना, भूलना नहीं भाई। ठीक है, चलो आज के बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम ब्रिलियंस लॉन्चर, या हमारे कोचिंग की वेबसाइट लिंक है, आप इसमें भी विजिट कर सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, फील फ्री टू आस्क इन दिस नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।